वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 19th फ्लोर का पार्ट 8। तो अभी तक हमने देखा कि कैटी को पता चल गया था कि 19th फ्लोर गेम को उसके डैड ने ही बनाया था, जिससे कैटी काफी हैरान हो गई थी कि डैड ये सब कैसे कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अभी भी कैटी के डैड अपने गुणगान किए जा रहे हैं कि देखो मैंने कितने अच्छे गेम बनाए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इस गेम की विनर बनो। जिसपे कैटी कहने लगती है कि आप बहुत ही सेल्फिश हैं डैड, आपने सिर्फ अपने फ्यूचर और अपने सपने के बारे में सोचा और हमें ऐसे ही छोड़ दिया। उसके डैड कहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, बीती बातों को याद करके फायदा नहीं है, वैसे भी लाइफ में आगे बढ़ो यही बढ़िया है। और तब कैटी अपने डैड को पागल कहकर वहां से जाने लगती है और तब उसके डैड कहते हैं कि तुम जा नहीं सकती, अभी तुम्हारे सारे दोस्त आ चुके हैं और तुम्हारी बारी है गेमिंग वर्ल्ड में जाने की। मिलते हैं वहीं। तभी दोस्तों अचानक से कैटी भी 19th फ्लोर के उसी गेम में पहुंच जाती है जो कि बग की वजह से अधूरा रह गया था। अभी भी कैटी और अंकल इन साथ होते हैं। वो एक ऐसे कमरे में होते हैं जहाँ पे उनको एक ग्लास के पीछे अपने बाकी दोस्त दिखाई देते हैं, मगर वो लोग कैटी को नहीं देख पाते क्योंकि वहाँ पे सिंगल व्यू मिरर लगा हुआ था और ये बात दोनों तरफ के लोग समझ जाते हैं। इनकी आवाज भी आर पार नहीं जा रही थी। वहीं धीरे धीरे सैम और बाकी के लोगों को ठंड का एहसास हो जाता है क्योंकि रूम लॉक्ड था और अंदर एसी की ठंडी हवा बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कि ठंडी हवा से जमकर ये लोग मारे जाते, इनको बचाने के लिए कैटी और अंकल लिन को अपना पिछला छोड़ा हुआ गेम कंटिन्यू करना होगा। टीवी से एंकर बाहर निकल जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि कैटी के डैड ही है। तो वो कैटी से जानने की कोशिश करते हैं कि कैटी सबसे ज्यादा नफरत तुम किससे करती हो। और कैटी इतनी ज्यादा नाराज थी दोस्तों कि अब वो ये गेम खेलना ही नहीं चाहती थी, पर वो अपनी आंखों के सामने देख रही थी कि दूसरे रूम में बॉयज ने गर्ल्स को अपने जैकेट वगैरह दे दिया है, मगर जैकेट से भी ठंड रुकने का नाम नहीं ले रही। धीरे धीरे पूरे कमरे में और प्लेयर्स की बॉडी पे भी बर्फ जमना शुरू हो जाती है। ऐसे में तो सच में उन सभी की जान चली जाती। इसीलिए आखिर में हार मानकर कैटी को बड़ी मुश्किल से अपने डैड के सामने कहना ही पड़ जाता है कि मैं सबसे ज्यादा नफरत आपसे करती हूँ। आपने जो हमारे साथ किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने हमेशा मेरी मॉम को इग्नोर किया अपने काम को लेकर। वो हर बार आपकी मजबूरी को समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती रही। आपने मेरे बर्थडे के दिन वादा किया था कि हम रेस्टोरेंट में मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। मॉम मुझे कार से वहां लेकर गई भी थी, पर घंटों तक वेट करने के बाद भी आप नहीं आए, जिससे पता है मॉम कितनी हर्ट हुई थी। वो वापस आते वक्त कार में रो रही थी और जब मैंने उनसे पूछा कि डैड क्यों नहीं आए तो वो रोते रोते भी आपकी साइड ले रही थी। कह रही थी कि बेटा डैड को जरूर काम होगा इसलिए नहीं आए वो, वरना उन्होंने तो खुद वादा किया था कि वो आएंगे। पर पता है रोते रोते ड्राइविंग करने की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गई और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। बदनसीबी से मैं बच गई और मॉम नहीं बच पाई। पर जाते जाते भी उन्होंने आपकी तरफदारी की थी, आपका ही साइड लिया था। वो आपसे कितना प्यार करती थी, फिर आपने उनको हमेशा ये इग्नोर क्यों किया। वो जो इंपॉर्टेंस डिजर्व करती थी आपने कभी दी नहीं उनको। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए डैड, पर मैं आपसे नफरत करती हूँ और चाहती हूँ कि काश आप होते ही ना इस दुनिया में। पर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कैटी के डैड पे रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता। वो अब लिन से पूछता है कि तुम किससे सबसे ज्यादा नफरत करते हो, और इस सवाल से अंकल लिन भी काफी इमोशनल हो जाता है। कहता है कि मैं सबसे ज्यादा अपने आप से नफरत करता हूँ। कहकर वो जोर जोर से रोने भी लग जाता है। अब इन दोनों ने सवाल का जवाब सही दे दिया था, इसीलिए सैम के रूम में जो एसी की ठंडी हवा आ रही थी वो आना बंद हो जाती है और जल्दी सारा बर्फ पिघल कर वहाँ पे जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल हो जाता है और सारे लोग होश में आ जाते हैं। साथ ही सभी गेम से बाहर भी निकल जाते हैं। कैटी तो टाइनजी गेमिंग के ऑफिस में ही होती है जहां उसे थॉमस और बाकी स्टाफ्स भी देख लेते हैं, मगर थॉमस कहता है कि इसको जाने दो। पर जाने देने से पहले थॉमस अकेले में कैटी से कहता है कि तुम्हारे डैड और मेरा एक ही सपना था, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने डैड के सपने को पूरा करने में हमारी मदद करो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। कैटी तो दोस्तों बिल्कुल मना कर देती कि नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ काम। इधर डॉम में जब सीना जागती है तो उसे कल रात की बात याद आ जाती है कि उसने गुस्से में अपने पौधे के गमले पे गर्म पानी डाल दिया था, मगर आज वो पौधा बिल्कुल हरा उगा हुआ है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि ये जरूर येंग और मिनी का ही किया हुआ है। और वो जब मिनी से इसके बारे में पूछती है तो मिनी सारा क्रेडिट येंग को दे देती है कि उसे जब पता चला कि इस पौधे का तुम कितने दिनों से उगने का इंतजार कर रही थी और गुस्से में तुमने गर्म पानी डाल दिया तो उसने मुझे नया पौधा ला कर दिया, और मैंने तो उसे काफी मना भी किया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मगर वो नहीं माना। जबकि दोस्तों हुआ इसका ठीक उल्टा था। मिनी ने ही येंग से जिद करवा कर ये पौधा मंगवाया था। तो सिना जाकर येंग से कहती है तुम्हारी इस हरकत ने ना मेरा दिल जीत लिया है, जिससे येंग बड़ा खुश हो जाता है दोस्तों और वो सिना की मदद करने लग जाता है हर काम में। और अब सिना भी उसको अपनी मदद करने देती है, उस पर भड़कती नहीं। ये दोनों इस वक्त नोटिस करते हैं कि आज अंकल लिन कैंटीन में दिखाई नहीं दे रहे, उन्होंने शायद छुट्टी ले रखी है, ऐसा ये सोच लेते हैं। वहीं हम देखते हैं दोस्तों अंकल लिन को एक ब्रिज पे फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक मिस्टर चैंग से मिलते हुए। लिन कहता है कि बच्चों की खातिर हमें बात करने की सख्त जरूरत है, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता दोस्तों आखिर इन्होंने आपस में क्या बातें करी और कैंटीन में काम करने वाले अंकल लिन आखिर इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ को कैसे जानते हैं।
ये भी एक रहस्य है। आगे हम कैटी को देखते हैं अपनी मॉम की कब्र पे, जहाँ पे पहले से फ्लावर्स रखे होते हैं। कैटी को लगता है कि उसके डैड ने रखवाए होंगे, तो वो उनके फ्लावर्स को साइड करके अपने फ्लावर्स को सही रख देती है और फिर वहीं पे बैठकर अपने दिल की बातें करने लग जाती है कि हर चीज कम समय के लिए क्यों होती है। हम लोग कितने खुश थे ना मॉम, मैं, आप और डैड कितने अच्छे से रहा करते थे, मस्ती मजाक हमेशा चलता रहता था। पर फिर एक दिन डैड की मुलाकात हो गई उस इन्वेस्टर थॉमस से, और फिर देखो ना सब खराब हो गया। आप भी मुझे छोड़कर चली गई। मॉम, मुझे ना बड़ा अकेला फील होता है। काश आप जिंदा होती तो मुझे प्यार करती, मेरा साथ देती। पता है आपको, जाने के बाद मैंने पढ़ाई लिखाई में जानबूझकर कम मार्क्स लाना शुरू कर दिया था, ये सोचते हुए कि शायद इससे डैड को कोई फर्क पड़ेगा और वो मेरे लिए वापस आ जाएंगे। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि डैड तो एक सन की आदमी हो गए हैं माँ, जिन्होंने गेम को ही बस अपनी दुनिया बना लिया है। इस तरह अपने दिल की बातें कह कर वो बेचारी रोने लग जाती है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर सैम से मिलने उसके डॉम में अंकल लिन आ जाते हैं। उनको अचानक यहाँ देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो पहले तो उनको एक गिलास पानी पीने को देता है और बैठाता है। पूछता है, अंकल आपको मेरे डॉम के बारे में किसने बताया, कहाँ से पता चला? तो लिन बस इतना कहता है कि बेटा अभी ये सब जरूरी नहीं है, मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैं ही वो मिस्टीरियस मैन हूँ जिससे तुम चैट करते हो। इसके बाद तो वो बहुत कुछ बताता है दोस्तों, पर क्या ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद वो न्यू पल्स डिवाइस सैम को सेटअप करके दे देता है। ये देखकर सैम को बड़ी खुशी होती है, पर उसे खुश रखने का मौका ज्यादा देर तक नहीं मिलता, क्योंकि उसी वक्त गेम शुरू हो जाता है और सारे प्लेयर्स गेमिंग वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। ये लोग अभी भी उसी अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम में होते हैं। यहाँ सभी नोटिस करते हैं कि कैटी बहुत ही लो फील कर रही है, तो अंकल लिन सैम से कहते हैं कि उसके पास जाओ बात करने के लिए, और खुद दोस्तों बाकी प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ जाते हैं। सैम कैटी से पूछता है, मैंने आज पूरा दिन तुम्हें नहीं देखा, तुम थी कहाँ पे, ठीक तो हो ना? वो कहती है, मैं अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ, मुझे बस उनकी बहुत याद आ रही है। सैम कहता है, कैटी आज ये गेम खत्म हो जाए फिर मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, बहुत जरूरी। तभी दोस्तों इनको अपने साथियों के चिल्लाने की आवाज आती है और ये दौड़कर उनके पास जाने की सोचते हैं। पर लास्ट टाइम क्या हुआ था, कैटी के हाथ और पैर जख्मी हो गए थे गेम में, जिसकी वजह से वो तेज चल नहीं पाती। इसलिए वो सैम से कहती है कि तुम जाकर देखो, मैं धीरे धीरे आती हूँ। तो सैम के वहां से जाते ही कैटी को अपनी मॉम की आवाज आती है दोस्तों। वो पीछे पलटती है तो उसको अपनी मॉम दिखाई देती है, जिन्हें देखते ही वो उनको हक करके पहले तो बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है, जिसपे उसकी मॉम कहती है कि चुप हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मैं, तुम और तुम्हारे डैड सब साथ में बहुत ही खुश रहेंगे, अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। तो कैटी रोते हुए कहती है, आप अभी भी उस आदमी की साइड ले रही हो माँ? तो उसकी मॉम कहती है, बुद्धू लड़की, तुम अभी भी अपने डैड से नाराज हो क्या? पर बेटा उन्होंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। और तब कैटी रोते हुए उनको गले लगा लेती है और फिर कहती है कि मॉम मुझे पता है आप रियल नहीं हो, मेरी मॉम तो कब की जा चुकी है, ये तो गेम है। और तभी उसकी मॉम ढेर सारे मौत में बदल जाती है और उसमें से एक मौत कैटी के हाथ में जख्म कर देता है और उसके जरिए बॉडी में एंटर भी कर जाता है दोस्तों। दूसरी ओर सैम देखता है कि मिनी यहाँ लाइट्स के आसपास मंडरा रहे उन मौत से डर रही है। तब लिन सैम से कहता है कि तुमने कैटी को अकेला क्यों छोड़ दिया? और तभी इनको कैटी दिखाई देती है जो कि अपने होश में नहीं होती है और कहीं तो वो जा रही होती है। तो सैम उसका पीछा करता है और देखती है कि कैटी तो आग के लावा वाले रूम में जा रहा है, जहाँ पे बहुत खतरनाक जगह है। वो उसको रोकता भी है, उसे हक करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। पर दोस्तों कैटी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसके दिमाग में वो सिल्क वॉर्म थ्रेड में ट्रैप्ड हो रही थी, जहाँ बहुत सुकून था। पर सैम से बात करने से वो जैसे थोड़े होश में आती है ना, वैसे ही वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं और उसको भड़काते हैं। वो कैटी से कहते हैं कि ये दुनिया बस मोह माया है बेटा, जिसमें बहुत फरेब, धोखा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हें इन सब फेक इमोशन से आजाद होना है कैटी। फिर वो उसकी मॉम का एग्जाम्पल भी देने लग जाता है कि कैसे वो भी इस दुनिया से आजाद हो गई, देखा तुमने। एक तरह से दोस्तों वो कैटी को खुद को खत्म करने के लिए उकसा रहा है। और तब अंकल लिन बीच में आ जाते हैं और कैटी से कहते हैं कि बेटा इसकी बातों पर यकीन मत करना। पर तब तक रियल कैटी को सिल्क वॉर्म थ्रेड ने पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था। उसे अपने दोस्तों की बातें बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसे तो बस जाना था रोशनी के पास, जो कि उस लावा वाले रूम से आ रही थी। सैम तो जैसे ही कैटी को रोकने आता है ना, तो वो उसको उठाकर फेंक देती है और खुद उस लावा वाले रूम की ओर जाने लग जाती है। अंकल लिन भी उसके पीछे तुरंत पहुंच जाते हैं उस रूम में और तभी दरवाजा बंद हो जाता है और सैम, येंग, मिनी और सिना सारे लावा रूम के बाहर ही रह जाते हैं। लावा रूम में कैटी प्लेटफॉर्म से कूदने जा रही होती है लावा के अंदर, जिसके लिए लिन उसको मना भी करता है। वो उसको इस इल्यूजन से बाहर निकलने को कहता है, मगर तभी वहाँ पे दोबारा से कैटी का डैड आ जाता है और वो फिर से कैटी को उकसाता है। इधर उसके दोस्त काफी परेशान थे दोस्तों, क्योंकि दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। और तब सैम अपने दोस्तों को समझाता है कि अंकल लिन अंदर है ना कैटी के साथ, देखना कैटी को कुछ नहीं होगा। सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि भला वो कर ही क्या लेंगे, बूढ़े हैं वो। जिसपे सैम कहता है कि अभी सारी बात समझाना काफी मुश्किल है, पर इतना जान लो अंकल लिन ही कैटी के रियल डैड है। और दोस्तों उधर यही बात अंकल लिन भी कैटी को बता देते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा रियल डैड हूँ, जो लिन की बॉडी में ट्रैप हो चुका हूँ। तो मेरी बात मानो बेटा, ये एक छलावा है बस जो तुम्हें उकसा रहा है। फिर लिन कैटी को उसकी बचपन से जुड़ी सारी बातें बताता है,
जिससे कि कैटी अपने होश में आ जाए। पर नहीं, वो इल्यूजन वाला डैड कैटी को भड़काने लग जाता है कि बेटा ये तो लिन है, तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारा पिता मैं हूँ। और अगर मान लो कि ये तुम्हारा रियल डैड है ना, तो क्या तुम उसे माफ कर पाओगी? उसने तुम्हारी मॉम, तुम्हें, सबको इग्नोर किया, क्या भूल जाओगी ये सारी चीजें? और तब तो दोस्तों गुस्से में कैटी उस लिन को भी उठाकर साइड में फेंक देती है और खुद लावा में कूद जाती है। पर तभी सही वक्त पे लिन कैटी का हाथ पकड़ लेता है। वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करने लग जाता है। साथ ही वो कैटी के डैड का जो इल्यूजन है उससे कहता है कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, पर मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। जिसपे वो इल्यूजन वाला कहता है कि वो क्या है ना लिन, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कैटी की बॉडी में मौत है ना, जो वो हमेशा तेज रोशनी के पास ही जाना चाहती है। तुमने मोमबत्ती के पास देखा ही होगा ना कैसे मौत जाती है और मर जाती है। तो अब अगर तुम कैटी को बचाना चाहते हो तो उस मौत को कैटी की बॉडी से निकालकर दूसरी बॉडी में भेजना होगा। दोस्तों मजबूरी में कैटी को बचाने के लिए लिन अपने हाथ को काटकर उस मौत को अपनी बॉडी में एंटर करवा देता है, जिससे कैटी की रियल कॉन्शियसनेस सिल्क वॉर्म थ्रेड से आजाद हो जाती है और उसे लिन ऊपर भी खींच लेता है। और अब तक में दोस्तों लिन की बॉडी में मौत अपना काम शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो पूरी तरह से अपना होश खोता तो वो कैटी से माफी मांगते हुए कहता है कि बेटा मैंने तुम्हारी मॉम और तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर दिल से मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता था और तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, जिसमें मैं कामयाब तो नहीं हो पाया, पर अब आशा करता हूँ कि तुम एक अच्छा जीवन जियोगी। इसके बाद दोस्तों वो लावा में गिरने लगता है। तभी उस रूम का दरवाजा भी खुल जाता है और बाकी के सारे प्लेयर्स भी ये सीन अपनी आंखों से देख लेते हैं। आखिर में कैटी के मुंह से बस निकलता है डैड, और उसके डैड लावा में जलकर राख हो जाते हैं। इसके बाद जो अभी तक खुद को कैटी का डैड बता रहा था वो इल्यूजन, वो अपने रियल अवतार में आ जाता है। दरअसल दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि थॉमस ही था, टाईएनजी गेमिंग का CEO। उसको देखकर तो यंग उस पे चिल्लाता है कि तुम इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हो, तुमने कैटी के डैड का अवतार लेकर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। तभी ये गेम यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैटी जब होश में आती है तो देखती है वो और उसके सारे दोस्त एक अजीब सी जगह पे है। वो पूछती है ये कौन सी जगह है, कहाँ गए हम? तो सैम बताता है कि मिस्टर चैंग ने ये जगह हमारे लिए अरेंज की है ताकि हम सेफ रह सके यहाँ पे। और तब कैटी पूछती है कि अंकल लिन और मेरे डैड का रिलेशन क्या है? तब सैम बताता है दोस्तों कि कल शाम को अंकल लिन अचानक मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये सही टाइम है तुम्हें सारी सच्चाई बताने का। फिर दोस्तों हम कल का सीन देखते हैं, जब लिन ने सैम को बताया था कि मैं ही हूँ वो मिस्टीरियस पर्सन जो तुमसे चैट में बात किया करता था, साथ ही मैं कैटी का डैड हूँ। सुनकर सैम तो पहले हैरान हो गया था। तब लिन आगे बताता है कि मेरी वाइफ की मौत के बाद कैटी मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई थी। वो अपनी मॉम की मौत के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रही थी, पर वो खुलकर मुझ पे भरोसा भी नहीं कर रही थी। उसने तो मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। मैं जब सामने से भी उससे बात करने जाता तो वो मुझसे बात नहीं करती, सिर्फ अपने मोबाइल में गेम खेलती रहती। ऐसे कई महीनों तक चलने के बाद मैंने सोचा कि अगर वो गेम खेलने में इतनी इंटरेस्टेड है तो क्यों ना मैं उसके लिए एक बड़ा अच्छा सा लेटेस्ट गेम बनाऊं। फिर क्या था, मैं जुट गया एक एडवांस गेम बनाने में। मैंने सालों तक मेहनत की अपनी टीम के साथ मिलकर। उस वक्त मैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए काम किया करता था और उस कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर थे मिस्टर थॉमस। जब 1.5 साल पहले मैंने अपना गेम कंप्लीट कर लिया तो देखने के लिए वो आए। हाल ही में थॉमस के परिवार में भी एक दुर्घटना हुई थी उस समय, जिससे वो काफी दुखी था, पर काम में वो अपने गम को भुलाने की कोशिश कर रहा था। फिर दोस्तों हम गेम टेस्टिंग वाला दिन देखते हैं। अब पहले तो ये स्टोरी थॉमस ने कैटी को कैटी का डैड बनकर सुनाई थी, समझ गया आप, मगर थोड़ा सा उसने फेर बदल कर दिया था। जबकि सच्चाई तो हमें अब जाकर पता चलती है कि टेस्टिंग वाले दिन जब कैटी के डैड और थॉमस दोनों ने हेडसेट लगाकर गेम में एंटर किया था तो लकड़ी के पोल पे अचानक थॉमस की तबीयत बिगड़ गई थी, याद होगा आपको। पर उसको संभालने के चक्कर में कैटी के डैड पूल से लेक में गिर गए थे और तब थॉमस उनको बचाने के लिए लेक में कूद गया था। फिर वो गेम के बाहर आया और तब उसने देखा कि कैटी के डैड तो अभी तक होश में आए ही नहीं। ये बात थॉमस को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। उसने फिर गेम की सेटिंग में पीछे जाकर कैटी के डैड को लेक में गिरने से बचा लिया था, जिससे वो होश में भी आ गए थे। और जब कैटी के डैड को पता चला कि गेम में होने वाली चीजें रियल में भी असर डाल रही हैं, तो उन्होंने इस गेम का एक बहुत ही बड़ा लूप होल बताया था। यानी उनके हिसाब से इस गेम में अभी भी काम करने की जरूरत थी। मगर थॉमस कहता है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट गेम है, ये गेम और रियलिटी के बीच का अंतर ही मिटा देगा। मतलब ना कोई गेम ना रियल, बिल्कुल एब्सोल्यूट रियल रहेगा। पर इससे होने वाले नुकसान के बारे में दोस्तों कैटी के डैड ने उसको वार्न कर दिया था कि इससे लोगों की जान जा सकती है, पर थॉमस माना नहीं। और जब कैटी के डैड ने उसका पूरा विरोध किया तो थॉमस ने उसे काम से निकाल दिया। इस प्रोजेक्ट पे उसने अपने 10 साल इन्वेस्ट किए थे, मगर थॉमस ने उन्हें काम से निकालने के बाद एक बार भी नहीं सोचा। और फिर थॉमस कैटी के डैड की बनाई टीम के साथ मिलकर काम करने लगा। उधर कैटी के डैड अपनी डॉटर के पास गए, मगर दूर से ही उसे इस तरह से निराश हताश बैठा जीता हुआ देखा। उस दिन कैटी के डैड की हिम्मत नहीं भी बात करने की। तभी कैटी के डैड के पास आया जेम्स, जो कि कैटी के डैड की पुरानी टीम में काम किया करता था। उसने बताया कि टाईएनजी नाम की एक न्यू कंपनी की शुरुआत की है थॉमस ने, और उसमें वो हमारे गेम को लॉन्च करने वाला है, मगर उससे पहले वो एक छोटे से स्केल पे इसको टेस्ट कर रहा है। ये जानने के बाद कैटी का डैड जाता है टाईएनजी गेमिंग, मगर वहाँ उसको अंदर घुसने नहीं दिया जाता। जिसके बाद ये एक बड़ी गाड़ी में छिपकर टाईएनजी गेमिंग के बिल्डिंग में चोरी चुप के एंटर कर जाते हैं और फिर मेन सर्वर में जाकर गेमिंग हेडसेट लगाकर
वो 19th फ्लोर गेम में भी चले जाते हैं। पर वहां जाने के बाद देखते हैं कि गेम में तो काफी सारे चेंजेस है। वो देखता है कि यानी कैटी का डैड कि इस गेम में तो मैंने बहुत ही बड़ा टावर बनाया था, मगर यहाँ तो 19th बिल्डिंग है। मैंने उस टावर में एक हिडन डोर बनाया था गेम को कंट्रोल करने के लिए, जिससे मैं इस गेम को तबाह भी कर सकता था, मगर अब गेम में इतने सारे चेंजेस होने की वजह से मैं डोर ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। फिर दोस्तों कैटी के डैड ने उस डोर को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, पर जल्दी इस बारे में थॉमस को पता चल गया था और वो भी इस गेम में एंटर करके कैटी के डैड को जान से मारने की कोशिश करता है। और जब कैटी के डैड से जेम्स कांटेक्ट नहीं कर पाता तो वो भी टाइनजी से एक हेडसेट चोरी करके गेम में एंटर कर जाता है। और यही वो सीन था दोस्तों जो कि हमें सीरीज की बिल्कुल शुरुआत में दिखाया गया था, जब जेम्स एक सीवेज टनल में किसी से डर कर भाग रहा था, पर उसको एक आदमी मिला जो कि उसका मुंह बंद कर देता है, और वो आदमी कैटी का डैड ही था दोस्तों। तो यहाँ जेम्स बताता है कि आपकी डॉटर की जान खतरे में है, क्योंकि थॉमस ने कैटी को अपना टारगेट बना लिया है। कैटी का डैड कहता है कि तुम्हें उसे किसी भी तरह से रोकना होगा, प्लीज इस गेम में एंटर करने मत दो उसको। पर दोस्तों जैसे ही थॉमस को पता चला जेम्स के बारे में, तो वो पहले तो गेम में उसे इतना बुरा एक्सपीरियंस करवाता है जिससे जेम्स पागल हो जाता है। फिर वो जेम्स के ब्रेन से चिप निकाल देता है, जिससे जेम्स का मेमोरी लॉस हो जाता है। उसे बस कैटी के डैड की इतनी सी बात याद रहती है कि कैटी को ढूंढो, उसे रोको, मगर ये करने में वो नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि टाइनजी वाले खास कर कैटी को टारगेट करने के लिए कॉलेज के पहले दिन टाइनजी गेमिंग का एडवर्टीजमेंट सेटअप लगाते हैं कॉलेज के बाहर, और किसी तरह कैटी को कन्विंस कर देते हैं वो हेडसेट लगाने के लिए। वो लगा भी लेती है, उसके साथ ही कुछ और लोग भी ये हेडसेट ट्राई करते हैं, और उसी दिन इनका बस एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिसमें अंकल लिन का ब्रेन काफी डैमेज हो जाता है। और जब कैटी के डैड को पता चलता है कि लिन का जो ब्रेन डैमेज हो गया है और अब ये किसी काम का नहीं, तो वो उसकी बॉडी को यूज करने का फैसला करते हैं। वो लिन के ब्रेन में अपने कॉन्शियसनेस का इंजेक्शन डलवा देते हैं, जिसके बाद जैसे उस रात पहला गेम प्ले शुरू होता है तो लिन की बॉडी में कैटी के डैड की कॉन्शियसनेस हो जाती है दोस्तों, और वो भी मतलब एक तरह से गेम में एंटर कर जाते हैं। और इस बारे में थॉमस को कानों कान तक खबर नहीं होती। और वहीं गेम में अंकल लिन यानी कैटी के डैड अपनी डॉटर को बचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। उन्हें इतने साल तक कैटी से दूर रहना पड़ा था, लेकिन अब वो इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। सीन होता है दोस्तों प्रेजेंट में शिफ्ट। मिस्टर चैंग भी यहाँ पे आ जाते हैं और कैटी को बताते हैं कि हाँ वो सच में तुम्हारे डैडी थे, क्योंकि कल उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, जहां उन्होंने मुझसे ऐसी ऐसी बातें डिस्कस करी थी जो सिर्फ मुझे और तुम्हारे डैड को ही पता थी। इसके बाद सैम बताता है कि कल अंकल ने मेरी पल्स चिप को ठीक करने में मदद भी की थी मेरी, और आज मिस्टर चैंग ने उस पल्स डिवाइस की मदद से हम सबके ब्रेन से वो चिप निकलवा दी है। अब हम सब सेफ है, हमें दोबारा उस गेम में जाने की जरूरत नहीं है। पर तब कैटी कहती है कि मिस्टर चैंग आप तो थॉमस की कंपनी से जुड़े हुए हैं, फिर आपने हमारी मदद क्यों की? तो चैंग बताता है क्योंकि थॉमस ने मेरी बेटी नीना की कॉन्शियसनेस भी अपने पास रख ली थी, वो भी कोमा में चली गई थी और थॉमस मेरी हेल्प करने को तैयार नहीं था। तब तुम्हारे डैड मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि जो भी लोग गेम में मरने की वजह से कोमा में जाते हैं उनकी कॉन्शियसनेस अल्टीमेट स्पेस नाम की एक लेवल में कैद है। तब तुम्हारे डैड ने कहा अगर उस लेवल में कोई चला जाएगा तो तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी। वहीं चैंग ये भी बताते हैं कि कैटी के डैड की बॉडी यानी लिन की बॉडी अभी भी रिकवर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है उसकी। इतना सब कुछ जानने के बाद दोस्तों कैटी काफी परेशान हो जाती है। कॉलेज में भी पूरा दिन उसका मन नहीं लगता। जब वो डॉम में ऐसी परेशान बैठी होती है तो उसे सीना कहती है गेम हो या रियल लाइफ, अगर तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह सकती हो। इस पे कैटी करती है स्माइल, और तभी आ जाता है सिना के फोन पे एक मैसेज, जिसको देखकर सिना का चेहरा थोड़ा लटक जाता है दोस्तों। वो पूछने पे भी कुछ नहीं बताती और डॉम से बाहर चली जाती है। वहीं थॉमस अभी भी गेम को अच्छे से स्टडी करने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मैनेजर से कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि कैटी के डैड ने ऐसा किया क्यों। अगर वो हमारा साथ देता तो इस कंपनी में आज एक अच्छे मुकाम पे बैठा होता, पर देखो क्या हो गया। तो मैनेजर कहता है कि गेम शुरू करने की तैयारी करते हैं, और इसी के साथ दोस्तों पार्ट 8 की स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे जा रही है सीरीज, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अगले 2-3 एपिसोड बचे हुए हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।